हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएनसी। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। आइए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मीनिंग ऑफ एमएनसी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि एमएनसी होता क्या है। अ मल्टीनेशनल कंपनी इज दैट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड वन पार्टिकुलर कंट्री बट whose प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन various अदर कंट्री। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लोबल कोऑपरेशन। मतलब दोस्तों, वह कंपनी जो रजिस्टर होती है वन पार्टिकुलर कंट्री से, बट उसके जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं और उसको सोल्ड करते हैं वो दूसरे कंट्री के अंदर भी करते हैं, उसको हम एमएनसी कहते हैं। ओके दोस्तों, और एक बात और याद रखना, एमएनसी को हम ग्लोबल कोऑपरेशन भी कहते हैं। अगर पेपर में ऐसे लिखा जाए व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल कोऑपरेशन, तो मतलब समझना कि वो एमएनसी है। आपको एमएनसी के बारे में लिखना है। ओके दोस्तों, फीचर्स ऑफ एमएनसी। दोस्तों, इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वह कंपनी जिसका हेडक्वार्टर अपने होम कंट्री के अंदर होता है बट उसके ब्रांचेस अदर कंट्री के अंदर भी होती है, उसको हम सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट आता है वर्ल्ड वाइड स्पीड ऑफ बिजनेस। वर्ल्ड वाइड स्पीड ऑफ बिजनेस का मतलब कि वह बिजनेस जो हमारा वर्ल्ड वाइड फैला हो, उसको हम वर्ल्ड वाइड स्पीड ऑफ बिजनेस कहते हैं। ओके दोस्तों, इसको हम मल्टीनेशनल कंपनी भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों हमारा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर आपका कंपनी एमएनसी है, एमएनसी के अंदर इंक्लूड है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट उनको प्रोड्यूस कर पाओगे, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री से भी गुड्स परचेज कर सकते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिससे आपके गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी और आप कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाओगे और उनको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे पाओगे। ओके दोस्तों, हमारा फोर्थ पॉइंट आता है लार्ज साइज। लार्ज साइज का मतलब होता है दोस्तों वह बिजनेस जिसका लार्ज साइज हो, मतलब एमएनसी। एमएनसी के अंदर जो कंपनी इंक्लूड होती है उसका लार्ज साइज बिजनेस होता है, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसकी ब्रांचेस फॉरेन कंट्री के अंदर भी होती है, इसलिए हम इसको लार्ज साइज भी कहेंगे। एमएसएस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट का मतलब होता है दोस्तों वो बिजनेस मैन जो इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है एमएनसी के अंदर, क्योंकि उनको बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट, रिसर्च ऑफ लार्ज स्केल गुड्स, मार्केट फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है। सिक्स पॉइंट आता है हमारा स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों, आपको पता है अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, कोई गुड्स स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एडवर्टाइजमेंट की तो हेल्प पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई गुड्स मतलब प्रोड्यूस किया है कंपनी से। ठीक है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के अंदर, ये तो आपको दोस्तों पता ही है। एडवांटेज ऑफ एमएनसी। दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारे मेन मोटिव क्या होता है कि हम अपने बिजनेस को अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में फैलाएं, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो एमएनसी दोस्तों इस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट हमारा दोस्तों आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, अगर हमारा बिजनेस एमएनसी के लेवल पे है, हमारा बिजनेस फॉरेन कंट्री में भी चल रहा है, तो हमें एम्प्लॉयर की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों हमारा प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। विद द हेल्प ऑफ एमएनसी हमारे प्रॉपर यूज़ होता है रिसोर्सेज का। हमारे इंडिया के अंदर अगर किसी रिसोर्सेज की कमी है तो फॉरेन कंट्री से रिसोर्सेज ले लेते हैं। अगर फॉरेन कंट्री को किसी रिसोर्सेज की जरूरत है तो हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को अपने वो रिसोर्सेज दे देते हैं। दोस्तों, हमारा फोर्थ पॉइंट आता है टेक्निकल डेवलपमेंट। विद द हेल्प ऑफ एमएनसी दोस्तों हमारे टेक्निकल डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि हमारे दूसरी कंट्री के साथ कॉन्टैक्ट रहता है। अगर वे कोई नई टेक्निक लेके आते हैं तो हम भी अपनाते हैं, जिससे हमारा टाइम बचता है और हमारे गुड्स जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों, हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ एमएनसी इससे हमारी मोनोपोली भी खत्म हो जाती है। मोनोपोली मतलब होता है दोस्तों एकाधिकार। ओके दोस्तों, सिक्स पॉइंट आता है हमारा मैनेजिकल डेवलपमेंट। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर आपका एमएनसी लेवल पे आपका बिजनेस है तो मैनेजिकल डेवलपमेंट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ एमएनसी उनकी इफिशेंसी इंक्रीज होगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी, उनको पता चलेगा कि फॉरेन कंट्री में क्या होता है। ओके दोस्तों, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर की भी जरूरत पड़ती है और उनकी डेवलपमेंट होती है। दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों आना, इंपोर्ट का मतलब होता है जाना, एक्सपोर्ट का मतलब आना। इससे हमारी इंक्रीज होती है एक्सपोर्ट। हम विद द हेल्प ऑफ एमएनसी दूसरी कंट्री से भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लेते हैं, जिस चीज़ की हमारे इंडिया के अंदर कमी होती है। ओके, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसी। दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा आता है डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री।
इसका मतलब होता है दोस्तों वह इंडस्ट्री जो हमारे ओनली इंडिया के अंदर ही होती है, जो मतलब किसी कंट्री के अंदर ही होती है, उसके फॉरेन कंट्री से कोई मतलब कॉन्टैक्ट नहीं होता, वो डेंजर में आ जाती है। क्योंकि जो एमएनसी होती है वो नए नए रिसोर्सेज लेके आती है, नए नए टाइप की टेक्निक लेके आती है। जो छोटी मोटी कंपनी होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, उसे ही हम कहते हैं डेंजर ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट आता है हमारे दोस्तों रेपिट्रेशन ऑफ प्रॉफिट। रेपिट्रेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब दोस्तों मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे देखो हमारी इंडिया की कंपनी है, उसने प्रॉफिट कमाया फॉरेन कंट्री से बहुत ज़्यादा, तो फॉरेन कंट्री से जो पैसे आए इंडिया के अंदर, उसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनी के पास पैसे आए वो मतलब हमारी कंट्री के अंदर पैसे आए। बट जब हम अपने इंडिया का प्रॉफिट दूसरी कंट्री को देते हैं तो हमारा प्रॉफिट दूसरी कंट्री में जा जाता है, क्योंकि उनका डॉलर में होता है, हमारा रुपीज़ में होता है, इसलिए फॉरेन कंट्री को ज़्यादा बेनिफिट होता है रेपिट्रेशन ऑफ प्रॉफिट से। ओके दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट आता है इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स का मतलब होता है दोस्तों इसके अंदर गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है। दोस्तों आपको पता है अगर कोई गवर्नमेंट इंक्लूड होगी किसी भी कंपनी के अंडर में तो वो काम हमेशा देरी से ही होता है, ये दोस्तों आपको पता ही है, इसमें हमें टाइम लगता है। ओके दोस्तों फोर्थ पॉइंट हमारा आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है दोस्तों कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो हमारी कंट्री का रिसोर्सेज होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज क्योंकि फॉरेन कंट्री के भी हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है दोस्तों हमारा नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। दोस्तों आपको पता है एमएनसी लेवल के जो प्रोडक्ट होंगे वो महंगे होंगे, तो आपको पता है गरीब लोग तो उसको आसानी से खरीद नहीं सकते, इसलिए गरीब जो इंसान होते हैं वो इन प्रोडक्ट से वंचित रह जाते हैं। ओके दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट वेंचर। चलिए दोस्तों जानते हैं जॉइंट वेंचर होता क्या है। व्हेन टू बिजनेस एंटरप्राइजेज एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड म्यूचुअल गेन इट गिव राइज टू जॉइंट वेंचर। मतलब दोस्तों जब कोई दो कंपनी साथ मिलकर काम करती है उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। इसके अंदर दोस्तों प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है और फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। ओके दोस्तों अब हमारा आता है बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर। मतलब इसके जॉइंट वेंचर के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, मतलब एडवांटेजेस क्या क्या होती है। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है इजी एंट्री इन ओवरसीज मार्केट। दोस्तों ओवरसीज मार्केट का मतलब होता है जिसके अंदर फॉरेन कंट्री से भी गुड्स आते हैं और हमारे कंट्री से भी गुड्स जाते हैं, उसको हम ओवरसीज मार्केट कहते हैं। ओके दोस्तों विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वेंचर हम इजिली फॉरेन कंट्री से गुड्स एक्सचेंज एंड सेल कर पाते हैं। ओके दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट आता है रिस्क इज मिनिमाइज। रिस्क इज मिनिमाइज मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर आप खुद ही सोचा अगर जॉइंट वेंचर में होकर आप काम करते हो तो उसके अंदर फॉरेन कंट्री भी इंक्लूड होती है, गवर्नमेंट कंपनी भी इंक्लूड होती है, प्राइवेट कंपनी भी इंक्लूड होती है, तो इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। ओके दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट का मतलब होता है दोस्तों कि जो फॉरेन कंपनी है अब वो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, खुद ही सोचिए दोस्तों, ठीक है, तो उनकी जो टेक्नोलॉजिकल है उसका बेनिफिट हमारी कंपनी भी ले पाएगी, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी में सुधार आएगा और जल्दी से जल्दी काम होगा। ओके दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कंपटीशन में हमारी स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, हम दूसरी कंपनी के साथ जल्दी से जल्दी कंपटीशन कर पाते हैं और उनसे जीत पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम दो कंपनी मिलकर काम करती है। ओके दोस्तों हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है रिडक्शन इन कॉस्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट में कमी आना। अब खुद ही सोचिए दोस्तों फॉरेन कंपनी के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं तो उन जो हमारा खर्चा होगा तो उसमें दोनों कंपनी पे करेगी ना, तो इसलिए दोनों कंपनी में ना ज़्यादा खर्चा लगता है और उसमें कमी भी आ जाती है। ओके दोस्तों अब हम कहेंगे पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दोस्तों एक बात आप बिल्कुल याद रखना कि पेपर में ऐसे भी आ सकता है P3 या P3 का क्यूब, ऐसे आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय P3, व्हाट डू यू मीन बाय P3। तो दोस्तों समझ जाना कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ओके दोस्तों तो मैं बताता हूँ दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब क्या होता है कि वो पार्टनरशिप जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में हेल्प करती है। इसके अंदर प्राइवेट कंपनी होती है, जो प्राइवेट सेक्टर होती है वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में हेल्प करती है पब्लिक के बेनिफिट के लिए। फीचर्स ऑफ PP3। दोस्तों फीचर्स क्या होते हैं PP3 चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है PP आर रिलेटेड टू हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्लान प्रोजेक्ट, की मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए हाई प्रायोरिटी होती है PP3 के अंदर और इसमें पब्लिक के बेनिफिट के लिए सोचा जाता है। PP3 मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंबाइन द स्किल एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू डिलीवर हाई क्वालिटी सर्विसेज। मतलब दोस्तों कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर हाई क्वालिटी की सर्विस देते हैं, अपने एक्सपीरियंस लगाते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी काम होता है।
पीपी अलाउ गवर्नमेंट टू ओवरकम देयर बजटरी एंड बोरोइंग कंस्ट्रेंट, मतलब अपना जो बजट होता है उसको ओवरकम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारी प्राइवेट कंपनी भी इंक्लूड होती है। ओके दोस्तों, कहता है पीपीएस आर यूज इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड पब्लिक बेनिफिट, मतलब जब गवर्नमेंट जो ये काम करती है ये पब्लिक बेनिफिट के लिए करती है। इसके अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड होता है। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें पब्लिक जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, और प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी इंक्लूड होती है। ओके दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा पीपी प्रोजेक्ट लीड टू फास्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड रिड्यूस लाइफ साइकिल, मतलब कि जब हम प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी में कोई काम स्टार्ट करती है उसमें जल्दी से जल्दी काम होता है। सिक्स पॉइंट आता है हमारा दोस्तों पीपी डिवाइड द रिस्क बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम कर रही है तो रिस्क भी उसमें डिवाइड हो जाते होंगे और जल्दी से जल्दी काम हो जाता होगा और रिस्क भी कम होता होगा। हमारा सेवन्थ पॉइंट आता है दोस्तों द गवर्नमेंट रिमेन अकाउंटेबल फॉर द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब इसके अंदर एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, इसमें अकाउंटेबल क्वालिटी होती है और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी अच्छी होती है। ओके दोस्तों, 8 पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों द गवर्नमेंट रिमेन एक्टिवली इन्वॉल्व थ्रू द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों वो इन्वॉल्व होती है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही होता है जो काम होता है। पीपी3 होती है या पीपीएस होती है, ये जो काम करते हैं ये गवर्नमेंट पब्लिक के बेनिफिट के लिए करती है। इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड होते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब यूज कर देना, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँ और आप तक पहुँचाता रहूँ। ओके दोस्तों, बाय।